दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जॉन ऑसबॉर्न का प्ले लुक बैक इन एंगर डिस्कस करेंगे। मैं आपको समरी नहीं बताऊंगा, समरी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम समझेंगे इस प्ले में आखिर है क्या, बताया क्या गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। जॉन ऑसबॉर्न का प्ले लुक बैक इन एंगर जो इतना फेमस है वो क्यों है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो 3-4 ज़रूरी बातें जो आपको समझनी है कि ये प्ले हमें क्या बताता है। देखो, ये प्ले हमें बताने की कोशिश करता है कि उस टाइम का ब्रिटिश समाज किस तरह से आपको समझना ज़रूरी है। किस टाइम का पोस्ट वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जो समाज हो गया था वो कैसा हो गया था। पहली बात तो ये कि 1944 में 3-4 ज़रूरी बातें समझो। पहले तो 1944 में एक एजुकेशन एक्ट बना, मास एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत ये तय किया गया कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है देश में हर इंसान के लिए फ्री कर दी जाएगी। अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब तक समाज का जो हिस्सा जिसको एजुकेशन नहीं मिली थी, यानी निचला तबका, वर्किंग क्लास लोग, वो अब पढ़ने लिखने लगे, खास करके जवान बच्चे। और जॉन ऑसबॉर्न खुद राइटर भी इसी न्यूली एजुकेटेड लोगों में आते थे, कम्युनिटी में आते थे। दूसरी चीज़ ये कि जॉन ऑसबॉर्न के आने से पहले ब्रिटिश थिएटर में एक अपर क्लास एटमॉस्फेयर था। यानी कैसा एटमॉस्फेयर, नाटक जो लिखे जाते थे एलीट लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाए जाते थे, वैसी ही लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, वैसा ही माहौल था। ऑसबॉर्न का ये जो प्ले लुक बैक इन एंगर आया तो इससे सब कुछ तोड़ दिया। एक गुस्सा, एक एनर्जी दुनिया के सामने दिखाई जो पहले की ऑडियंस ने ना तो कभी देखे थे ना कभी महसूस किए थे। इसलिए इस प्ले ने एक एंग्री यंग मूवमेंट को शुरू किया। इस चीज़ को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्री यंग मैन मूवमेंट। ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये समझनी ज़रूरी है कि प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिमी। प्रोटैगनिस्ट है जिसने एजुकेशन तो ले ली, लेकिन उसका यूज़ कहाँ पर करना है ये उसे नहीं पता। उसकी वाइफ है एलिसन जो कि अपर क्लास से है, और जिमी ने भी किसी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है, और वो यूनिवर्सिटी भी निचले स्तर की थी, जहाँ एजुकेशन तो उसको मिल गई लेकिन सोशल प्रेस्टीज नहीं मिली, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चों के पास में थी, उसके पास में नहीं थी सोशल प्रेस्टीज। पढ़ा लिखा होने के बावजूद जिमी इस प्ले में क्या कर रहा है, एक स्वीट स्टॉल चला रहा है। ना घर का रहा ना घाट का, दो दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ फील करता है खुद को। आप इस प्ले को पढ़ते वक्त ये फील करोगे कि जिमी और एलिसन दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, दोनों का रिलेशन प्राइवेट है। इससे सोसाइटी के अमीर और गरीब का क्या रिलेशन है। देखो, एक्चुअली ये गहरी दरारें हैं दोस्तों, गहरी दरारें जिनसे उनका प्यार भी नहीं बच पाता। जिमी के लिए उसकी वाइफ एलिसन वाइफ होने से ज़्यादा एक हॉस्टेज है। और से सुनो, मैंने क्या बोला, हॉस्टेज, एक बंधक, अपर क्लास की बंधक, अपर क्लास की रिप्रेजेंटेटिव, जिसे उसने कैद कर लिया है। शादी के शुरुआती सालों में जब जिमी अपने दोस्त ह्यूग्स के साथ में अपर क्लास की पार्टीज में जाता था तो आप सोचो वो लूट मचाते थे दोनों जने। क्यों? गुस्से की वजह से। दोनों ही एक लेवल पर कोशिश करते हैं, जिमी और एलिसन उसकी वाइफ, लड़ाई अवॉइड करने की। गुस्सा नहीं करेंगे, लड़ाई अवॉइड करेंगे, लेकिन दोनों ही भूल जाते हैं कि उनका प्यार, उनकी शादी भी सोशल स्ट्रक्चर से ऊपर नहीं है। दोनों की क्लास की खाई इतनी गहरी है कि दो लोगों के एफर्ट से भरेगी नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी ये अमीर और गरीब की खाई और ज़्यादा गहरी हो गई। जिमी का गुस्सा इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो दुख झेला है, ये नहीं कहूँगा कि अकेले उसने दुख झेला है, उसकी पूरी क्लास ने जो दुख झेला है, जिसकी वजह से वो ही कारण है कि उनके पास, गरीब लोगों के पास में एक गहरी समझ है, झेलने वालों के पास में कुल मिलाकर, जो अपर क्लास लोगों में नहीं है, खास करके उसके हम उम्र लोग। इसलिए अपनी वाइफ एलिसन पर गुस्सा है उसको कि तुम में एंथुजियाज्म की कमी है। अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो ये मेरी आइडेंटिटी है। और एलिसन भी कहती है कई बार इस कहानी में कि उसका दुख उससे मत छीनो, उसके बिना वो खो जाएगा। समझ रहे हो? उसका दुख उससे मत छीनो, उसके बिना वो खो जाएगा। देखो, एलिसन में जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो तब आता है प्ले में जब उसका बच्चा गिर जाता है। उससे वो बहुत ज़्यादा दुख में चली जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और अब जो उसने दुख और परेशानी झेल ली, जो जिमी हमेशा उससे चाहता था, अब शायद उसे लगता है कि एलिसन को लगता है कि जिमी अब जाके खुश होगा।
एंड में ये प्ले एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या सच में दुख और सफरिंग सच में कोई सुधरने वाला ज्ञान देते हैं, या फिर ये फिर एक भ्रम है बस। क्या सबको ये पीड़ा झेलनी ज़रूरी है? आप देखो ना, आप अगर ये प्ले पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जिमी की ज़िंदगी उतनी भी डायनेमिक नहीं है जितनी वो सोचता था। डायनेमिक मतलब एक बदलाव आ गया उसकी ज़िंदगी में। वो एक ही रूटीन को फॉलो करता है, एक ही रूटीन में फंसा हुआ जो वो दिन भर करता है। वो एक ऐसी आग में जल रहा था जो आग उसे ही अंदर ख़त्म कर रही थी। उसे गुस्से का कोई यूज़ करना नहीं आ रहा था, कोई रिजल्ट तो था नहीं। वो समाज को कोसता था, लेकिन खुद क्या करता था? ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रखी थी, ना कोई मूवमेंट चला रहा था। वो फिजूल का गुस्सा खुद ही को जला रहा था। कहानी के एक पॉइंट पर हेलेना, जिसके साथ इसका अफेयर था, वो भी कहती है कि जिमी गलत टाइम पर पैदा हो गया। उसे लगता है कि वो अब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जी रहा है। देखो, मॉडर्न सोसाइटी में जिमी जैसे लोगों के पास में बहादुरी वाला काम करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। जो भी समाज में होना था वो हो चुका था। कोई बहादुरी का काम छोड़ा नहीं था समाज ने, इसलिए इस बात पर भी उसे गुस्सा था। असल में तो इस वाली ब्रिटिश जनरेशन ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ब्रिटेन को बर्बाद होते हुए देखा था, इसलिए ये जनरेशन भटकी हुई थी। ना तो इनके पास पावर थी, ना पैसा था। सच बात तो यह है कि इस जनरेशन को ऐसा लगता था कि हमसे हमारे हक छीने गए हैं। तो इनका गुस्सा जायज़ है। इस प्ले में ये बताया गया है राइटर के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से लुक बैक इन एंगर प्ले समझ में आया है दोस्तों। अगर आपको पूरी समरी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जॉन ऑसबॉर्न का प्ले लुक बैक इन एंगर समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।